हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं संदीप चौधरी लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज नई उमंग नए जोश के साथ देखेंगे हम 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने थोड़ा सा अपना टेम्पलेट चेंज कर दिया गया, पैटर्न चेंज कर दिया है। अभी करंट अफेयर्स के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर भी बताते हैं। तो करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो सुनने के बाद आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर डिसलाइक किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया है, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो जैसा कि हम रोज की तरह आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम अपना मोटिवेशनल कोट ले लेते हैं। नो वन इज टू ब्लेम फॉर योर फ्यूचर सिचुएशन बट योर सेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल देन बिकम सक्सेसफुल। कि एक छोटी सी हमारी धारणा होती है कि अगर हम कुछ कर नहीं पाते हैं ना, तो उसका ब्लेम क्या है, दूसरे पर ट्रांसफर कर देते हैं कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन आप जरा खुद अकेले बैठ के इस चीज को शांत मन से सोचिए कि हम दूसरे पे वो ब्लेम क्यों कर रहे हैं। गलती तो हमारी है कि अगर हमने उसकी कुछ बातें भी मानी तो गलती किसकी है। आपकी लाइफ में गलती किसी दूसरे की कभी नहीं होती, गलती आपकी होती है। अगर आप उससे गाइडेंस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अगर आप गाइडेंस लीजिए, मना नहीं करूंगा, लेकिन सोचना आपका है कि वो गाइडेंस आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आपका है, सक्सेस आपको होना है, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, अपने कदमों पे खड़ा होना पड़ेगा। जल्दी से अपना जो ब्लेम है दूसरे पे शिफ्ट मत कीजिए, अपने आप को इंप्रूव करना सीख जाइए और हर दिन अपने आप को इंप्रूव कीजिए। देखना आप एक दिन सक्सेसफुल अपने आप बन जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर सक्सेसफुल बनना है और सक्सेस होना है तो आपको अपना ब्लेम खुद पे लेना होगा, अपनी गलतियां खोजनी होगी खुद के अंदर। दूसरों के अंदर गलतियां खोजने से कोई आदमी अच्छा नहीं बनता, खुद के अंदर हमें गलतियां खोजनी पड़ेंगी। तो आज से ही अपनी गलतियां खोजना शुरू कर दो, आप दूसरों से अपने आप ऊपर चले जाओगे और एक दिन सक्सेस बन जाओगे। तो याद रखो, नो वन इज टू ब्लेम फॉर योर फ्यूचर सिचुएशन। आपको खुद को अपने आप को ब्लेम करना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो चलो आज की न्यूज देख लेते हैं एक एक करके। पेपर बैग डे 12 जुलाई, अब आज मनाया जाता है पेपर डे, बैग डे। तो आप एक इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि पेपर बैग की क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। आप जैसे जानते हो कि आज एनवायरनमेंट बहुत ही बड़ा कंसर्न है, और उसी टाइम पे हम ऐसी जो पेपर बैग है, ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो कि हमारे क्लाइमेट को बचा सके, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द यूज ऑफ पेपर बैग एंड कंट्रीब्यूट टू फाइट द क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन। अब दोनों चीज़ें, क्लाइमेट चेंज भी से भी ये फाइट करता है, था एनवायरमेंट पोल्यूशन से भी फाइट करता है। जब एनवायरमेंट पोल्यूशन से हो गया तो क्लाइमेट चेंज को अपने आप रोकेगा। कैसे, आजकल सबसे ज्यादा प्लास्टिक का यूज हो रही है और वो डिग्रेडेबल नहीं है, बहुत सालों तक पड़ी रहती है। उससे क्या एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, उससे तरह तरह की जो जहरीली गैसें निकलती हैं, अगर वो जमीन पे गिर जाए तो जमीन को भी डिग्रेड डिग्रेड कर देती है, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं होता सालों तक। अगर कोई जानवर खा जाए तो वो जानवर को मार भी सकती है, इतनी हानिकारक होती है। तो इसीलिए क्या है कि पेपर बैग की महत्वता को बढ़ाया जा रहा है। अब पेपर बैग क्या होता है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी से, रॉ मटेरियल से बना होता है, रिसाइकल है और बायोडिग्रेडेबल है। अगर ये जमीन पे गिर भी जाएगा ना, तो एक दिन या दो दूसरे दिन तो ये गल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक 400 सालों तक, 500 सालों तक गलती नहीं है। अब इसके यूज से क्या होगा कि यूज ऑफ प्लास्टिक बैग जो कम हो जाएगा। तो अब जैसे एक वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आ सकता है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी जो अपनी एजेंसी है, जो यूएन हो गया, नेशनल कोई एजेंसी है, वो ये पेपर डे में नहीं बना रही है। लेकिन इंपॉर्टेंस कहाँ है, जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो, क्लाइमेट चेंज पे लिखते हो, पॉल्यूशन पे लिखते हो, तो पेपर डे को आप उससे रिलेट कर सकते हो। अगर आप इसको एम्फोसिस करके, अंडरलाइन करके रिलेट करोगे ना, तो अगले जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करा है ना, उस पर भी आप थोड़ा सा इम्पेक्ट जाएगा कि एक पेपर डे जो एक एजेंसी नहीं बना रही है, यूएन जैसा बड़ी संस्था नहीं बना रही है, फिर भी आप उसको आप इस आंसर राइटिंग में यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। और आगे क्या है, आप यूएन के गोल से इसको जोड़ सकते हो। जैसे क्लाइमेट एक्शन हो गया, तो आपको मैंने बताया ये क्लाइमेट के लिए बहुत सूटेबल है। फिर हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, हो गया लाइफ ऑन लैंड। अब लाइफ ऑन लैंड में क्या है कि उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है कि डिफोरेस्टेशन रोकना है, फोरेस्टेशन बढ़ाना है, जो भूमि की जो ग्रेडिंग है वो बढ़ानी है। अब भूमि की ग्रेडिंग क्या है, अगर आप प्लास्टिक को यूज करना कम कर दोगे तो भूमि की ग्रेडिंग अपने आप ही हो जाएगी। ये तो डिग्रेडेबल है, बायोग्रेडेबल है, ये अपने आप गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक गलती नहीं है। तो क्या है, लैंड की डिग्रेडेबिलिटी को रोकता है, क्योंकि प्लास्टिक जहां गिर के वहां
हजारों साल, 400 500 साल, हजारों साल तक पड़ी रहती है। तो वहां पे अनुपजाऊता को प्लास्टिक खत्म कर देती है और ये उस चीज को रोकता है। तो आप इस तरह इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। बर्थडे 12 जुलाई 1997, मलाला यूसुफजई। ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं जो फीमेल एजुकेशन के एडवोकेट करती हैं तथा यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉटरी, जिसने यंगेस्ट जो सबसे कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज लिया था। अब न्यूज़ में नहीं है लेकिन आपको फिर भी बताया जा सकता है किस लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। अब इन्होंने जन्म लिया स्वेट वैली इन खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में। वहां पे क्या है, तालिबानों ने मना कर दिया था कि जो गर्ल्स है वो स्कूल अटेंड नहीं करेंगी, लेकिन इसने एजुकेशन को एडवोकेट किया। और उसी टाइम पे पाकिस्तान का जो तालिबान गवर्नमेंट नहीं है, ये गनमैन है, ठीक है। ये गनमैन है, तो तालिबान एक गनमैन ने इसको शॉर्ट कर दिया। तो अब इम्पोर्टेंस क्या बन जाता है, क्योंकि 2014 में उसके बाद एक और शिफ्ट बनी थी नोबेल पीस प्राइज के में, किसके साथ, जो इंडिया के कैलाश सत्यार्थी थे उनके साथ उनको नोबेल पीस प्राइज मिला 2014 में। अब इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बन जाता है कि जब आप जो एक तो हो गया चाइल्ड गर्ल एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन इज अ वेरी बर्निंग टॉपिक अभी ना, क्योंकि हर जगह गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप गर्ल एजुकेशन के साथ अगर कहीं गर्ल भी एजुकेशन आता है, वुमेन एम्पावरमेंट का आता है ना, तो जब आप क्वेश्चन लिखो तो एक छोटी सी उम्र जो लड़की है उसका आप अगर एग्जाम्पल लोगे तो एक ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकता है। ये एक गर्ल है जो इतना आगे सोच सकती है, तो जो बहुत बड़े बड़े देश है उनको भी सोचना जरूरी है, क्योंकि वहां तो एक थिंक टैंक बैठा है। तो एक जो 15 साल के लगभग की लड़की थी, जो 15 20 साल की लड़की थी, वो गर्ल एजुकेशन के बारे में सोच सकती है। तो जो नेशन का एक थिंक टैंक होता है, जो पॉलिसी बनाते हैं उनको तो सोचना बहुत जरूरी है। तो ऐसे आप इंटरलिंक कर सकते हो। तो आप कैलाश सत्यार्थी जी, उन्होंने उन्होंने क्या किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी जो बच्चों के ना उनके लिए बहुत काम किया था। क्या, एक तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट उन्होंने बहुत कंपेन किए, और दूसरा जो यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन है उनके वो एडवोकेट थे, उन लोग उसको बढ़ाना वो चाहते थे। तो इसके लिए उनको भी 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने क्या किया, अलाउ किया 29 जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू लॉन्च शॉर्ट टर्म कोरोना कवच। तो ठीक है, ये याद रख लेना, जैसे कोरोना अभी महामारी चल रही है और अभी कोई भी ऐसी मतलब इंश्योरेंस नहीं है, लगभग शायद मेरे नॉलेज में नहीं है, कि जो कोरोना जैसी जो पेंडेमिक को कवर करती है। क्या है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन वो महामारी को नहीं कवर करते हैं, उसके हम टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम है कि अगर कोई महामारी फैल जाए तो उसको वो कवर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, कि अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर महामारी आ गई तो लगभग बहुत ज्यादा संख्या में क्या लोग उससे इम्पेक्ट होते हैं, इम्पेक्ट अफेक्टेड होते हैं। तो वो टर्म एंड कंडीशन में होते हैं, जो स्पेशली ना कि छोटे छोटे कीड़े कीड़े मकोड़े के टाइप में लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं। वही होता है कि टर्म एंड कंडीशन में होता है कि महामारी को वो कवर नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी क्या है, कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब ये क्या है कि जो कोरोना वायरस की डिजीज से जो भी मेडिकल एक्सपेंस होगा उसको ये कवर करेगी। तो ये कॉमन, इसका इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसके जो वर्डिंग है पूरे जो कॉमन पूरे वर्ड पूरे इंडिया, जो इंडिया है उसकी इंडस्ट्री है पूरी में, सबके वर्डिंग समान होंगे। ये नहीं है कि एक इंश्योरेंस वाले ने उसके कुछ वर्डिंग में चेंज कर दिया तथा दूसरे इंश्योरेंस, जब एसबीआई ने मान लो उसके, अगर एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है तो उसके वर्डिंग में कुछ डिफरेंस आ गया, आईसीआईसीआई के वर्डिंग में डिफरेंस आ गया, नहीं। आप ग्राहक को घुमाओगे नहीं, मतलब अब मना कर दिया है कि घुमाओगे नहीं, आपके वर्डिंग पूरे के पूरे सेम होना चाहिए। अब इफ बट में बहुत अंतर हो जाता है, आपको पता है, जब ये कागज आते हैं, जब कोर्ट में आ जाता है, इफ और बट में बहुत अंतर आ जाता है। तो इसीलिए वर्डिंग पूरी की पूरी सेम होनी चाहिए। अब इसका इंश्योर्ड अमाउंट क्या है, 50,000 से 5 लाख के बीच में इंश्योरेंस ले सकते हो। और अवेल कौन कर सकता है, जो एक पर्सन है वो 18 से और 65 साल के बीच का हो। इसमें इसको आप अपनी फैमिली के भी ले सकते हो तथा अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, अभी आगे क्या है, इसके अंदर साथ साथ में क्या क्या है, होम केयर एक्सपेंस बेनिफिट अप टू 14 डेज आल्सो कवर्ड किया जाता है। कि अगर आपको किसी को कोरोना के चलते अगर डॉक्टर ने ये बोल दिया
कि आप ट्रीटमेंट, ये नहीं है कि सभी को बोल दिया कोरोना के, अगर थोड़ा उससे संक्रमित है उसको डॉक्टर ने बोला है कि आप घर पे जाके रेस्ट कीजिए, घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो उसके क्या है, अगर आप देखोगे तो उसकी अर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है ना, कि वो कमाएगा कहाँ से अगर 14 दिन तक घर रहेगा। तो वो केयर भी इसमें इंक्लूड है कि 14 दिन तक अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है बाहर जाने के लिए, तो आपको 14 दिन का भी खर्चा इसके अंदर दिया जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, कोरोना कवच इंश्योरेंस कैन बी अवेल्ड बाय द पर्सन बिटवीन एज, दो दे दिया किसने, 18 से 65 का हो गया, एंड इंश्योर्ड अमाउंट इज बिटवीन 50,000 टू 5 लाख, ये प्रश्न पूछा सकता है। नेक्स्ट लिख दिया होम केयर एक्सप्रेस अंडर कोरोना कवच कैन बी अवेल्ड फॉर हाउ मेनी डेज, लिख दिया 20 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 14 दिन, तो कितना है इसका, 14 दिन है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज तरफ बढ़ते हैं। असीम पोर्टल द आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, एक बार फिर याद कर लेना, इसका तो इंपॉर्टेंट इसका नाम में रहेगा, असीम में द आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग है। तो आत्मनिर्भर के नाम से तो सबसे पहले बताया कि सबसे ज्यादा तो आत्मनिर्भर का नाम ही चला हुआ है। टू हेल्प स्किल्ड पीपल इन सुटेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, जो स्किल्ड पर्सन है उनको अपना लिवलीहुड, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई जॉब है, उसको खोजने में ये प्रयास करेगा, मतलब हेल्प करेगा। इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयर्स ए प्लेटफॉर्म, जो एम्प्लॉयर है उनको एक प्लेटफॉर्म देगा कि वो जो आसपास का जो स्किल्ड वर्कर है उसको खोज सके। अब कैसे देगा कि ये एक तरह का एक क्या डाटा संग्रहित रहेगा, जो भी अभी मिग्रेंट वर्कर हैं जो फ्लो होके वापस अपने माइग्रेंट होके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ गए, होम टाउन में आ गए, तो अभी क्या उनका डाटा एक जगह स्टोर किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि एक स्वदेश स्कीम थी, स्वदेश याद है, अगर आपको याद हो तो, जो वंदे भारत के तहत जिन यात्रियों को, जिन हमारे स्वदेशी भाई बंधुओं को दूसरे देशों से लाया गया था, तो जो एयर इंडिया क्या अनाउंस करी थी स्वदेश स्कीम की, जो स्किल्ड वर्कर है उनको क्या है डाटा तैयार किया जाएगा, तो वही डाटा जो उसको अभी यूज किया जाएगा असीम पोर्टल के तहत, ताकि वो जो भी कोई कंपनी है उसको अगर मान लो इलेक्ट्रिशियन चाहिए आज, तो वो इलेक्ट्रिशियन का अपने रीजन में डाटा सर्च मारेगी, उसका मोबाइल नंबर वगैरह सारा, ऑनलाइन फॉर्म भरना था स्वदेश पोर्टल के तहत, ठीक है, तो वो सारा डाटा उसके पास रहेगा। तो फिर क्या है, वो उस बंदे से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि हमें टेक्नीशियन चाहिए, अगर इतने ड्राइवर चाहिए, और वहीं पे उनका जो तनख्वाह वगैरह फिक्स हो जाएगी और उनको जॉब मिल सकता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और ऑनलाइन जब चीज़ें बढ़ रही है ना, तो बहुत ज़रूरी है आपको घर बैठा के बुला के, क्या है, आपको वो नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लेने पड़ेंगे, आप पहले ही सर्च आउट कर लोगे क्या डिग्री है, कितना काम किया उसने, क्या क्या उसका, सॉरी, क्या क्या उसके अचीवमेंट्स है। ओके। नेक्स्ट न्यूज है नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। जो नीति आयोग का एक जो अटल इनोवेशन मिशन है, उसने अभी लॉन्च किया एटीएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप याद रख देना एटीएल, एटीएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है। अब लॉन्च किसके कोलैबोरेशन किया गया है, पहले तो देख लिए, इंडियन होम ग्राउंड स्टार्टअप प्लेजमो, जो इंडिया का एक होम ग्राउंड था, मतलब यहीं पे एक जो स्टार्टअप है वो बहुत ऊंचा जा चुका है, वो प्लेजमो है, उसके कोलैबोरेशन से ये एस्टैब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है एटीएल, एटीएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल क्या है, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराएगा कंप्लीटली फ्री, जो स्कूल के बच्चों को एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन जो कोर्स वो प्रोवाइड कराएगा। अब क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, एटीएल ए पार्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, सॉरी, एटीएल ए पार्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन एक्सपेंड्स इट्स फॉर्म, एटीएल की फुल फॉर्म क्या है, तो आप देखोगे अटल इनोवेशन मिशन के तहत कुछ तीन चीजें हैं, उनमें से एटीएल भी है, अटल थिंकरिंग लैब। ठीक है। और इसका मोटिव क्या है, ये स्कूल में बच्चों को उनको क्या है, जो माइंड डेवलपमेंट है उसमें काम करेगा, उनको इनोवेशन के तरीका बताएगा। तो ये एक तरह की लैब स्टैब्लिश करना है जिससे बच्चों का इनोवेटिव माइंड जाग जाए। सॉरी यार। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया टाइगर सेंसस सेट्स ए न्यू गिनीज रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप, ये ट्रैप है सॉरी ना, कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, तो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया है तो इंडिया का, और दूसरा एक लार्जेस्ट सेंसस का नाम आ गया है, तो अपने आप ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप सोच सके हो कैमरा ट्रैप क्या है, जगह जगह जंगल में कैमरा लगा देना तथा उनसे जो टाइगर्स हैं उनको ट्रैप करना, मतलब उनकी जनसंख्या को काउंट करना कि कितने टाइगर अभी इंडिया में है।
तो कंट्री इज नाउ एस्टिमेट 2967 टाइगर अभी अकाउंट किए गए एस्टिमेट। और इंडिया क्या है, नियर बाई 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है। अगर 100 टाइगर हैं तो लगभग पूरे वर्ल्ड में अगर 100 टाइगर हैं तो लगभग 75 टाइगर इंडिया में है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो। अब कैमरा ट्रिप क्या किया गया, 26,838 लोकेशन पे ये कैमरा लगाए गए 141 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। उनमें अभी उनमें कितना हुआ, 34 मिलियन, मतलब 3,48 लाख के लगभग फोटोग्राफ जो फोटो हैं वो मतलब कैप्चर की गई। तो आप भी सोचोगे यार 3,48 लाख फोटोग्राफ कैप्चर की तो टाइगर कैसे पहचानेंगे, कुछ बताऊंगा। उनमें से केवल 76,651 जो फोटो टाइगर की थी, और 50,051 है, शायद 51 है ना, 51,777 यार लियोपार्ड, लियोपार्ड्स है ना, उनके फोटोग्राफ्स पिक्चर की गई। अब इसकी क्लियर होगी अगले साइड में। अब क्या है, जो ये फोटोग्राफ्स हैं उनमें से 2,461 जो टाइगर थे, और जो भी उनमें से बच्चे निकाल दिए गए एक्सक्लूडिंग कब उनको बच्चे निकाल दिए, वो आइडेंटिफाई किए गए थे। अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है कि अब बाघ तो दोबारा घूम के आ जाता है, लेकिन क्या पता चल जाता है कि जैसे हमारे अंगुलियों के जो निशान होते हैं, अंगूठे के निशान होते हैं, वो हर तरह से अलग होते हैं, हर आदमी का अलग होता है। वैसे ही जो इनका जो ये कितने भी टाइगर हो, उनका जो ये एक स्ट्रिप पैटर्न होता है ना, ये हर टाइगर का यूनिक होता है। तो इसके लिए एक रिकॉग्निशन है, यूजिंग स्ट्रिप पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है, इनका हर का पैटर्न अलग हो जाता है, तो पता चल जाता है ये टाइगर वो नहीं है जो पहले आया है। तो इसके लिए क्या किया, करता कौन कौन है, और जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कौन करता है, 4 साल में एक बार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, 4 साल में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। अब क्वेश्चन किस तरह आ सकता है वो आपको बता सकता हूँ। क्वेश्चन आएगा, इंडिया रिसेंटली मेड ए गिनीज रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट कैमरा ट्रिप वाइल्ड लाइफ सर्वे अकाउंटिंग ऑफ टाइगर्स। जो इंडिया ने अभी क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है जो कैमरा ट्रिप में, जो कि टाइगर्स को काउंट करने के लिए एक वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया था। अब ये क्या पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, ये पूछेगा हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर इन इंडिया प्रेजेंटली। अभी टाइगर को हम बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, आज के दिन में कितने हैं। तो आज के दिन में तो 50 है, 50 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आसाम कीलबेक जो हेर्पिटोरियस पीली जो स्पॉटेड किया गया है फॉर फर्स्ट टाइम इन 129 ईयर्स। जो एक सांप है कीलबेक आसाम में, ये अभी फर्स्ट टाइम किया गया, स्पॉट किया गया है 129 साल में, आसाम में किया गया है। तो ये अभी रीडिस्कवर कब किया गया था, 2018 में किया गया था। ए टीम फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसकी एक टीम ने इसको स्पॉट किया गया था। इससे पहले कब स्पॉटेड था, 1891 में इसको स्पॉट किया गया था, मतलब खोजा गया था, देखा गया था। अब ये कहाँ पाया गया है, जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट में ये पाया गया है, ठीक है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया है। लोकेटेड एट इंटरस्टेट बाउंड्री ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, जो इंटरस्टेट है मतलब दो स्टेटों में, आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पे। तो आप क्वेश्चन पूछा सकता है, रिसेंटली ए स्नेक नेम्ड हर्पेटोरियस पीली स्पॉटेड एट पोबा फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट आफ्टर 129 ईयर्स, लोकेट द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन मैप। तो आपको मैप दे दिया जाएगा, वहां पे लोकेट करना है ये कहाँ पे। तो आपको बता देता हूँ, पहले तो इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ये दो मैप है, ठीक है, इसको मैंने बड़ा ये छोटा है। तो ये हो गया इंडिया, ऊपर चाइना हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। तो ये जो एरिया है ये इंडिया का आसाम और अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो यहाँ पे ये एरिया जो है ये है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, हागिया सोफिया रिटर्न एज ए मॉस्क, ठीक है। हागिया सोफिया अभी एज ए मॉस्क बन रही है, मस्जिद बन रही है। अब हागिया सोफिया क्या है ये हम देखेंगे शुरू से। हागिया सोफिया एक कैथेड्रल था जो 1500 साल पुराना, एक ओल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, जो बाइजेंटाइन एम्पायर है रोम का, उस समय ये बनी हुई कैथेड्रल था। लेकिन इसको बाद में सन 1453 में इसको एक मस्जिद बना दिया गया, जब कॉन्स्टेंटिनोपल
जो एम्पायर था वो खत्म हो गया था और ओटोमन एम्पायर राइज हुआ था 1453 में, जो तुर्की में ना, बाद में तुर्की आ जाता है, तो ओटोमन एम्पायर तुर्क की साइड में जब राइज हुआ था तब इसको मोस्क बना दिया गया था, मस्जिद बना दिया गया था। और फिर क्या किया गया, सेटल जो सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों का उसको क्या है, काबू में करने के लिए तथा एक तुर्की को रिपब्लिक और सेकुलर देश बनाने के लिए इसको क्या किया, 1930 में रिपब्लिक ऑफ तुर्की शट डाउन द मॉस्क, उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया था। और उस मस्जिद को एक क्या किया था, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, टू अटेम्प्ट टू मेक कंट्री मोर सेकुलर, कि मतलब कंट्री को और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए इसको क्या है, एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे होता है, इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम्स होते हैं ना, उनकी भी भावना आहत होती है ना, क्यों, उससे पहले वहां पे ये क्रिश्चियन थे, तो उसकी जो भावनाएं पहले वाले, फिर तो लड़ाई हो जाती है, वो कहते हैं कि ना हमें वो, वही बात कि हमें हमारा मंदिर वापस चाहिए, वो कहेंगे हमारा मस्जिद चाहिए, ये बातें हो जाती है ना। तो उन दोनों को वहीं से सेकुलरिटी हटा के इसको एक म्यूजियम बना दिया गया था। अब तुर्की की जो जो कोर्ट है उसने वर्डिक्ट किया है कि इसको वापस मस्जिद को मस्जिद खोलो, क्योंकि बहुत दिनों से भी लॉकडाउन था, म्यूजियम बंद था, लेकिन अभी तुर्की के कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इसको वापस एज ए मस्जिद खोलो। और जैसे ही ये ऑर्डर कोर्ट ने किया, तो तुर्की की गवर्नमेंट है, जो एडन क्या एर्डोगन है क्या, राष्ट्र, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी उनका, तो उन्होंने क्या तुरंत वर्डिक्ट पास कर दिया कि इसको जल्दी से जल्दी, जो कमिंग फ्राइडे है 24 जुलाई को, मतलब उसके लिए आप नमाज के लिए 24 जुलाई से ये मस्जिद के रूप में खुल जाएगी। तो ये एक एक बर्निंग टॉपिक हो गया। कैसे आगे देखते हैं। हागिया सोफिया इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो यूनेस्को ने भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इश्यू किया है कि कन्वर्जन वाज ए वायलेशन ऑफ कन्वेक्शन। अगर इसको आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये कन्वेक्शन का वायलेशन है। कैसे, कन्वेक्शन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल साइट। जो कन्वेक्शन है वो किस लिए होता है, कि जो वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल साइट है उनको प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये जो म्यूजियम है, ये जो भी जो आप हागिया सोफिया है, वो एक डेजिग्नेटेड क्या है, कि म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज। इसको एक म्यूजियम के हमें हमने दर्जा दिया था, म्यूजियम के रूप में दर्जा दिया गया था, ये नहीं एक मस्जिद के रूप में दर्जा दिया था। तो अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो यूनेस्को क्या है, इसका डेजिग्नेशन है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वो भी हटा सकती है। तो इसका क्वेश्चन मैं छोटा सा पूछूंगा, कि ज्यादा नहीं पूछूंगा, वो भी बताऊंगा। द हागिया सोफिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। मैं आपसे एक बार फिर ये नाम दिया, देखना आप ये याद रखना। हागिया सोफिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच कंट्री। अब मैंने यहाँ पे ना तो मस्जिद लिखा, ना क्या सिटाडेल लिखा, ना म्यूजियम लिखा। म्यूजियम अभी है नहीं, मस्जिद क्या है, यूनेस्को में ऐसे क्या है जो आप, सॉरी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब एक वर्ड में इसका सिंबल अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में था, इसीलिए ऐसे पूछा जाएगा। और तो ये कहाँ पे स्थित है। और अब ज्यादा ऑटोमन एम्पायर और इसके बारे में और ज्यादा ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अपना जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या है, एक तो एशियंट हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड की है नहीं अपने एग्जाम में, जो उसमें जो एग्जाम पैटर्न में वर्ल्ड हिस्ट्री किस हिसाब से 18वीं शताब्दी से लेके पुरानी एशियंट हिस्ट्री वर्ल्ड की है नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा अंदर से डीपली नहीं पूछेगा मेरे अनुसार। यही पूछेगा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ स्थित है, तो ये तुर्की में स्थित है। ठीक है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, अनाउंस किया है फिश क्रायो बैंक स्टैब्लिश करने के लिए, कि फिश क्रायो बैंक स्टैब्लिश करेंगे टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फिश स्पर्म टू रिक्वायर स्पीशीज ऑफ फिश टू फिश फार्मर्स। क्या क्या फिश के जो स्पर्म्स है उनको क्या संभाल के रखेंगे, जैसे और जानवरों के हम रखते हैं स्पर्म्स, कि जब भी जरूरत हो, जो भी जिस टाइप की फिश के स्पर्म्स जरूरी हो, तो वो फिश फार्मर्स के लिए अवेलेबल हो, मतलब उनको बार बार भटकना नहीं पड़े, फिश का मार्केट क्या अवेलेबल, जैसे सुटेबली अवेलेबल हो जाए उनको। तो ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज, ये इम्प्लीमेंट इसको ये मिनिस्ट्री करेगी। और ये क्या है, एस्टैब्लिश ऑफ क्रायो बैंक है, ठीक है, ये ड्राइविंग नहीं है, क्रायो बैंक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रायो बैंक इन द फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में पहला क्रायो बैंक है जो एस्टैब्लिश होगा, जो फिश से रिलेटेड है। अब इससे क्या होगा, इट विल इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब भी फार्मर को जरूरत होगा ना, तो ये उसका उत्पादन करेगा। अभी स्टैब्लिश कौन करेगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बैंक, जो कोलेबोरेशन से इस बैंक को सेटअप करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कैसे आपके लिए, क्वेश्चन के तो देखो आपको पता है कि क्वेश्चन
पूछने वाला किसी भी तरह पूछ सकता है, लेकिन लगभग हम उसके आसपास चले जाएंगे। द फिश क्रायो बैंक अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एस्टैब्लिश्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ, दो ब्लैंक दे दिया, किसका क्या, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री। फिर अगले मिनिस्ट्री भी बोल दी, कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज के अंडर में ये एस्टैब्लिश होगा। तो आज की न्यूज के लिए इतना ही दोस्तों। आप इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं skvincer.blogspot.com पे, जो कि पूरे ब्लॉग के नीचे ही नीचे आपको मिल जाएगा डाउनलोड पीडीएफ हियर। तो वहां पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए न्यूज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, जिससे पता चल जाए कि वीडियो अच्छा बन रहा है। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।